हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरी कहानी को प्यार देने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट किया कीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के सपोर्ट से ही हमें प्रेरणा मिलती है, और अगर इतनी मेहनत के बाद भी आप सपोर्ट नहीं करते तो बुरा लगता है। तो आपसे बस यही कहना चाहूँगा, आप हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए अच्छी-अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आलीशान हवेली के बड़े से आलीशान कमरे की खिड़की पर दुल्हन के जोड़े में खड़ी माही अपनी भरी आंखों से बाहर आकाश में चमक रहे चांद को देख रही थी। पिछले कुछ घंटों में ही मेरी जिंदगी बदल गई। ये मेरे साथ क्यों हुआ? कहाँ गलती हो गई मुझसे? मैंने तो सबकी खुशियाँ ही चाही थी। फिर मुझे ये सज़ा क्यों मिली? जो लम्हे एक लड़की की ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे होते हैं, वही लम्हे मेरी ज़िंदगी का अभिशाप बन गए। माही अपने मन में ख़यालों के भंवर में गोते लगा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और पलकों पर ठहरे आंसू गालों पर लुढ़क आए। दरवाज़ा खड़कने की आवाज़ से वो अपने ख़यालों से बाहर आई। उसने मुड़कर देखा तो एक 26-27 साल का नौजवान अंदर आया, जिसके चेहरे पर गजब का रौब था। उसे देखकर माही थोड़ी घबरा गई। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? माही ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कांपती आवाज में कहा। उस लड़के ने माही पर एक नजर डाली तो एक पल के लिए उसके मासूम चेहरे में खोसा गया। प्यारा सा गोल चेहरा, माथे पर बिंदी, नाक में दुल्हन की बड़ी सी नथ, गालों पर झूलती लटे, गुलाब की पंखुड़ी से नाजुक होंठ, जिस पर सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। दुल्हन के लाल जोड़े में माही किसी खूबसूरत नाजुक गुड़िया सी लग रही थी। लेकिन जब उस लड़के की नज़र माही की लाल आंखों पर गई तो उसके दिल में जैसे कुछ चुभा। उसने तुरंत अपनी नजरें फैली और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर आ गया। उसके जाते ही माही ने चैन की सांस ली। वो लड़का जैसे ही कमरे से बाहर निकला, किसी ने पीछे से आवाज लगाई, कबीर। लड़के के कदम वहीं पर रुक गए और उसने पलटकर देखा। लगभग 35 साल की एक महिला मुस्कुराते हुए उसके पास आई। ये थी कबीर की भाभी महिमा। क्या हुआ कबीर, तुम इतनी रात को अपने कमरे से बाहर कहाँ जा रहे हो? कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया। कबीर, कुछ पूछा है मैंने? उस महिला ने फिर से पूछा। क्या जवाब दूं भाभी माँ? दादी माँ ने कर ली ना अपने मन की। और कौन सा अपना कमरा? शायद जहां वो लड़की बैठी अपने पति का इंतजार कर रही है, जिसे पता ही नहीं कि उसका पति कौन है। कबीर ने गुस्से से कहा। कबीर, तो तुम बताओ ना उसे कि जिससे उसकी शादी हुई है वो तुम हो। कबीर की भाभी महिमा ने कहा। कैसी शादी भाभी माँ? ऐसी कहीं शादी होती है? अरे ये तो एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक डील है, जो दादी माँ और उसके पापा के बीच हुई है। कबीर ने गुस्से से कहा। लेकिन बताना तो होगा ना? महिमा ने कहा। बताना तो होगा, लेकिन सब कुछ इतना उलझ गया है कि समझ नहीं आता कैसे सुलझाऊं। कबीर ने निराशा से कहा। सब ठीक हो जाएगा कबीर, सब्र रखो। तुम तो जानते हो कि दादी माँ के सामने किसी की नहीं चलती। महिमा ने समझाते हुए कहा। दादी माँ का हम सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम सब उनकी बात मानते हैं। वरना आप जानती हो कि कबीर राजपूत को झुकाना किसी के बस में नहीं। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? कमरे में जाओ। ऐसे रात में तुम्हें किसी ने कमरे के बाहर देख लिया तो उस बेचारी पर ही उंगलियां उठेंगी। गया था कमरे में, लेकिन उसकी घबराहट और आंखों में आए अजनबीपन के एहसास ने मुझे कमरे में रुकने ही नहीं दिया। मुझे देखते ही उसका सवाल था कि कौन हूं मैं, उसके कमरे में कैसे आया? कबीर ने कहा। लेकिन कबीर, महिमा ने इसके आगे कहना चाहा तो कबीर ने रोक दिया। बस कुछ मत बोलिए भाभी माँ, कल सुबह देखता हूँ क्या करना है, कैसा करना है। आप भी जाकर सो जाइए, बहुत रात हो गई है, कबीर ने कहा और आगे बढ़ गया। महिमा वहीं खड़ी कबीर को जाते देखती रही। बहुत से सवाल हैं कबीर, जिनके जवाब तुम्हें देने होंगे, मुझे ना सही माही को। महिमा ने कबीर को देखकर कहा और अपने कमरे में आ गई। कमरे में महिमा का पति कबीर का बड़ा भाई अभिनव अपना लैपटॉप खोले बैठा था। मिलाई अपने प्यारे देवर से? अभिनव ने महिमा को देखकर कहा। जी, क्या कह रहा था? परेशान था, दादी माँ ने क्यों उसे इस अनचाहे रिश्ते में बांध दिया। आपने भी कुछ नहीं किया। महिमा, दादी माँ अपनी जुबान की पक्की हैं। उन्होंने एक बार जो तय कर लिया तो उन्हें वो करने से कोई नहीं रोक सकता।
और फिर अरोरा अंकल भी तो मुश्किल में हैं, अभिनव ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा। लेकिन इस तरह कॉन्ट्रैक्ट की शादी की क्या ज़रूरत थी? हम अरोरा अंकल की मदद तो ऐसे ही कर सकते थे, महिमा ने कहा। कर तो सकते थे, लेकिन दादी माँ ने ही ये शर्त रखी कि अरोरा अंकल की बेटी की शादी कबीर से होगी, तभी हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन इस ज़बरदस्ती की ज़रूरत ही क्या थी? महिमा अब भी असमंजस में थी। तुम तो कबीर को जानती हो महिमा, वो कैसा है, इतनी आसानी से शादी के लिए नहीं मानता। वो तो अरोरा अंकल के डूबते बिजनेस और उनको दिवालिया होने से बचाने के लिए ऐसा किया। साथ ही दादी के प्रेशर में आकर उसने दिव्या से शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट भी बनवाया कि अगर 1 साल बाद दोनों में से किसी को भी कभी भी ये लगे कि वो इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहते, तो बिना किसी दबाव के एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए दादी माँ ने भी उसकी ये शर्त मान ली, क्योंकि वो तो बस ये चाहती थी कि किसी तरह कबीर की शादी हो जाए। अभिनव ने पूरी बात महिमा को बताई। लेकिन फिर एक बात समझ नहीं आई, शादी जब बड़ी बहन दिव्या से तय थी, तो शादी छोटी बहन माही से कैसे हो गई? महिमा ने पूछा। वो इसलिए कि ऐन शादी के वक्त कबीर ने दिव्या से शादी करने से इनकार कर दिया। क्या? कबीर ने मना किया? लेकिन क्यों? महिमा ने हैरानी से पूछा। इसका कारण तो उसने किसी को नहीं बताया, और अरोरा अंकल की बदनामी ना हो, इसलिए जब अरोरा अंकल ने अपनी इज्जत का वास्ता देकर छोटी से शादी करने का प्रस्ताव रखा, तो कबीर को मानना ही पड़ा। और दादी माँ तो उससे पहले से ही नाराज थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे माही से शादी करनी पड़ी, वरना अरोरा अंकल के साथ साथ हम भी कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में होते। और कॉन्ट्रैक्ट पेपर, उसका क्या हुआ? वो तो आखिर माही ने ही साइन किए। जब शादी उसने की है तो साइन भी तो उसी के होंगे। इसका मतलब उस लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपनी मर्जी से शादी से पहले ही अपने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए, और कबीर को देखे बिना उससे शादी भी कर ली। ये तो बहुत ही बुरा हुआ उस लड़की के साथ, महिमा ने अफसोस से कहा। हाँ, बुरा तो हुआ उसके साथ, लेकिन उसके पापा की मजबूरी और कुछ हद तक दादी की जिद, दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार है। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। देखा है मैंने उसे, कितनी प्यारी है, ऐसा लगता है कोई नाजुक कांच की गुड़िया हो कि छूते ही कहीं मैली ना हो जाए। ज़्यादा उम्र भी नहीं है उसकी, सुना है कॉलेज में पढ़ती है। हाँ, 19-20 की होगी अभी, उससे ज़्यादा की नहीं। पता नहीं कैसा होगा इनका ये अनचाहा रिश्ता। ये दोनों अनचाहे बंधन में बंध तो गए हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये तो माता रानी ही जाने। लेकिन मैं हमेशा माही का साथ दूंगी, और माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि यह अनचाहा रिश्ता जन्म जन्म का कभी ना टूटने वाला प्यारा बंधन बन जाए। महिमा ने कहा। काश ऐसा ही हो, कबीर भी खुश रहे अपनी लाइफ में। महिमा और अभिनव बातें करते करते सो गए। माही अभी भी खिड़की पर खड़ी आसमान में खिले चांद को देख रही थी। रात गहरा गई थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में कुछ घंटे पहले का दृश्य आने लगा, जिसे सोच उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी आ गई। शादी का दिन, दोपहर का समय। माही अपने घर के सामने खड़ी थी। वो गेट खोलकर अंदर आई। घर की दीवारें लाइट्स और फूलों की लड़ियों से सज रही थी। वो चहकते हुए घर के अंदर आई। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। उसकी नज़र अपने पापा पंकज अरोरा जी पर पड़ी। पापा! वो दौड़कर उनके गले लग गई। अरोरा जी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। आ गई मेरी गुड़िया? अरोरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ पापा, दीदी की शादी है तो मैं कैसे नहीं आती, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, माही ने मुंह बनाकर कहा। वो क्यों बेटा? अरोरा जी ने पूछा। क्योंकि आपने ऐसे अचानक से मेरे एग्जाम्स के बीच दीदी की शादी तय कर दी। मैं तो किसी भी रस्म को एंजॉय नहीं कर पाई, और तो और मैंने तो अब तक दीदी के होने वाले दूल्हे को भी नहीं देखा। आपको ऐसी क्या जल्दी थी शादी की? मेरे एग्जाम्स के बाद भी तो हो सकती थी शादी। मैंने तो कितना कुछ मिस कर दिया, माही मुंह बनाकर बोली। लड़के वालों को जल्दी थी बेटा, वो सब छोड़ो, ये बताओ एग्जाम्स कैसे हुए? अरोरा जी ने पूछा। एग्जाम्स पूछो मत पापा, जब से सुना दीदी की शादी है, एक्साइटमेंट में बड़ी मुश्किल से पढ़ाई हुई। वो तो अच्छा हुआ आज मेरा आखिरी पेपर था, वरना मैं दीदी की शादी भी मिस कर देती। ऐसे कैसे शादी मिस कर देती? तुम शादी में रहो इसलिए तो आज की डेट पर शादी रखी है। वैसे भी पंडित जी ने 2 दिन पहले ही आज का मुहूर्त निकाला था, इसलिए आज की डेट फिक्स कर दी ताकि तुम भी शादी में रह सको। अरोरा जी ने प्यार से कहा तो माई की नाराजगी कुछ कम हुई। इसलिए तो एग्जामिनेशन हॉल से सीधा एयरपोर्ट गई, इंदौर के लिए फ्लाइट ली, और अब यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, माही ने मुस्कुराते हुए कहा।
अच्छा ठीक है, अब जाकर कुछ खा लो और आराम करो। सफ़र से आई हो, थक गई होगी। शाम को बारात आएगी तो उसके लिए रेडी भी तो होना होगा। अरोरा जी ने कहा, जी पापा, लेकिन मैं पहले दीदी से तो मिल लूँ। जाओ मिल लो, अपने कमरे में होगी। अरोरा जी ने कहा तो माही दौड़ते हुए कमरे की ओर चली गई। अरोरा जी मुस्कुराते हुए उसे देखते रह गए। माही जल्दी-जल्दी में सामने किसी से टकरा गई। ये आजकल की लड़कियां देखकर भी नहीं चल सकती, बस तूफान मेल की तरह बिना देखे भागती हैं। एक अधेड़ उम्र की महिला ने अपना सिर पकड़कर गुस्से से कहा, बुआ जी। माही खुशी से उनके गले लगकर बोली। ये देखकर बुआ जी ने नजरें उठाकर ऊपर देखा। अरे मेरी बच्ची, तू तू आ गई। बुआ जी भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बुआ जी, बस अभी अभी आई हूँ। ये क्या बात हुई, बहन की शादी में तू मेहमानों की तरह आ रही है? बुआ जी मुंह बिगाड़ कर बोली, क्या करूं बुआ जी, एग्जाम्स थे। अब दीदी की शादी का मुहूर्त इसी डेट पर निकला तो उसमें मेरा क्या कसूर? हाँ हाँ, सब जानती हूँ किसका कसूर है। जा जाकर मिल ले दिव्या से, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। थैंक यू बुआ जी। ये बोल माही उनके गाल पर प्यार से किस कर भाग गई और बुआ जी उसे मुस्कुराते हुए देखती रही। दीदी, माही ने कमरे में आते ही कहा। आ गई तू? दिव्या ने खुशी से कहा और उसके गले लग गई। हाँ आ गई, लेकिन ये क्या, आपने शादी की इतनी जल्दी क्यों मचाई? मैंने सारी रस्में मिस कर दी। हल्दी, मेहंदी, संगीत, सब कुछ। माही ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। मेरी बहना, ये सब कुछ हुआ ही नहीं तो मिस करने का सवाल ही नहीं उठता। दिव्या ने कहा। क्या? यू मीन कोई रस्म नहीं हुई? माही ने कहा। हाँ, तेरे जीजा जी को ये सब पसंद नहीं। दिखावा लगता है उन्हें ये सब। हाँ, मेहंदी बुआ जी और उनकी दादी के कहने पर मैंने लगा ली, शगुन के लिए। बस, और कुछ नहीं। क्या दीदी, ऐसी रूखी रूखी शादी कर रही हो आप? माही मुंह बनाकर बोली। कभी कभी हमें दूसरों की खुशी के लिए भी कुछ काम करने पड़ते हैं। दिव्या ने खोए हुए कहा और फीका सा मुस्कुरा दी। ए दीदी, कहाँ खो गई? अभी से जीजू के ख्यालों में खोने लगी। माही ने दिव्या को छेड़ते हुए कहा। कहीं नहीं, चल तू फ्रेश हो जा, फिर कुछ खा लेना। दिव्या ने कहा तो माही वॉशरूम की ओर बढ़ गई। उसके जाते ही दिव्या फिर से कुछ सोचने लगी। बारात आ गई थी। घर के सभी लोग दूल्हे का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़े थे। वहीं माही उचक उचक कर दूल्हे को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेहरे की वजह से उसे दूल्हे का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। तभी बुआ जी की आवाज आई। अरे लड़कियों, दुल्हन को कमरे में अकेले छोड़ आई। ऐसे अकेले नहीं छोड़ते दुल्हन को। जाओ जल्दी उसके कमरे में। ये सुनकर सभी लड़कियां दुल्हन के कमरे में जाने लगी। बुआ जी ने माही को रोकते हुए कहा, बेटा तुम मेरे साथ चल, एक बार सारा सामान देख ले। मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होगा सब। अभी पंडित जी भी आवाज लगाने लगेंगे। बुआ जी आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मैं हूं ना, चलिए मेरे साथ। माही बुआ जी के साथ चली गई। कुछ देर बाद अरोरा जी माही के पास आए। वो थोड़ा परेशान लग रहे थे। बेटा जरा चलना मेरे साथ, अरोरा जी ने कहा। पापा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जयमाला का समय भी हो गया है, आप जाइए, मैं दीदी को लेकर आती हूँ। माही बोली। नहीं बेटा रुको, अरोरा जी ने कहा तो माही के कदम रुक गए। उसने मुड़कर अपने पापा को सवालिया नजरों से देखा। मेरे साथ चलो बेटा, अरोरा जी ने कहा और उसे दुल्हन के कमरे में ले आए, जहां दिव्या दुल्हन के जोड़े में परेशान सी यहाँ से वहां टहल रही थी। क्या हुआ पापा, आप मुझे यहाँ ऐसे क्यों ले आए? और दीदी को क्या हुआ, ये चेहरे पर परेशानी कैसी? अरे मुस्कुराइए दीदी, जयमाला का समय भी हो रहा है। माही अभी और भी कुछ बोलती कि अरोरा जी उसे बीच में ही रोक बोले। बेटा अब ये शादी तुझे करनी होगी। माही हैरानी से अपने पापा को फिर दिव्या को देखने लगी। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ बेटा, ये शादी तुझे करनी होगी। अरोरा जी ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है पापा, शादी तो दीदी की है तो फिर मैं क्यों? माही बोली। क्योंकि कबीर ने दिव्या से शादी करने से मना कर दिया है, अरोरा जी परेशानी से बोले। वहीं दिव्या की आंखों में आंसू झिलमिला गए। माही तो ये सुन जैसे सुन रह गई। उसने खुद को किसी तरह संभाला। ये क्या बकवास है, माही गुस्से से बोली। अगर शादी करनी ही नहीं थी तो पहले हाँ क्यों की और बारात लेकर क्यों आए? और ये क्या बात हुई, अब दीदी से नहीं मुझसे शादी करनी है? कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? बेटा उसने मना क्यों किया, उसका कारण उसने नहीं बताया। बहुत पूछा लेकिन वो इस शादी से इनकार कर रहा है। बारात अगर दरवाजे से लौट गई तो बड़ी बदनामी होगी। बड़ी मुश्किल से उसे अपनी इज्जत और मान सम्मान का वास्ता देकर तेरे साथ शादी के लिए मनाया है। लेकिन पापा मैं ऐसे अचानक शादी कैसे कर सकती हूँ? ये कैसे मुमकिन है पापा, आप समझिए।
बेटा मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है, तू चाहे तो बचा ले, चाहे तो उछाल दे। कबीर तो मान गया है तुझसे शादी के लिए। अरोड़ा जी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए बोले, कौन है ये कबीर, जरा मैं भी तो देखूं। ये बोलकर माही गुस्से से वहां से जाने लगी तो अरोड़ा जी ने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ घुटनों पर बैठ गए। नहीं मेरी बच्ची, इस समय गुस्से से नहीं बल्कि होश से काम ले। बचा ले अपने बाप की इज्जत, साथ ही साथ उसका बिजनेस और रुतबा भी। ये सुनकर माही हैरान हो गई और उन्हें उठाती हुई बोली, पापा आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बेटा मैं सच कह रहा हूँ, तुमने ये शादी नहीं की तो हमारा बिजनेस, ये शान और शौकत, हमारा घर फैक्ट्री सब नीलाम हो जाएंगे अगर। अरोड़ा जी बेबसी से बोले, पापा ये सब कब और कैसे हुआ, आपने हमें बताया क्यों नहीं। माही नाराजगी से बोली, बेटा हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, मुझे एक प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा लॉस हुआ, इसलिए ये शादी इतनी जल्दी तय हुई, क्योंकि ये शादी एक डील है। अनुपमा देवी जी कबीर की दादी इसी शर्त पर हमारी मदद करने को तैयार हुई कि मैं अपनी बेटी की शादी उनके पोते कबीर से करवाऊं। अरोड़ा जी बोले तो माही उन्हें हैरानी से देखने लगी। पापा इतना सब कुछ हो गया, आपने कुछ भी नहीं बताया। दीदी क्या आप जानती थी कि ये शादी एक बिजनेस डील है। माही बोली तो दिव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। ये सब हो क्या रहा है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ये शादी एक डील के तहत है तो वो कबीर ऐसे ऐन वक्त पर मना कैसे कर सकता है। माही ने कहा, पता नहीं बेटा, अचानक इसने ये शादी करने से इनकार कर दिया। कह रहा है दिव्या से शादी नहीं करेगा, वो तो बड़ी मुश्किल से उसे तुम्हारे लिए मनाया है। बेटा अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम इनकार करना चाहती हो तो कर सकती हो, तुम पर कोई दबाव नहीं है। अरोड़ा जी रोते हुए बोले। माही की आंखों में भी आंसू आ गए, उसने अपने आंसू पोंछे और अपने पापा के भी आंसू पोंछते हुए बोली, पापा बस अब आप नहीं रोएंगे, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुझ पर आपका पूरा हक है पापा, आप मेरे जन्मदाता हैं, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जान भी दे सकती हूँ, ये तो फिर भी शादी है, माही ने कहा और दिव्या की ओर देखने लगी, जो अपनी भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। जाओ बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ। दिव्या अपनी शादी का जोड़ा माही को दे दो, अरोड़ा जी ने कहा और कमरे से बाहर आ गए। दिव्या ने अपना जोड़ा उतारकर कपड़े चेंज किए और वो शादी का जोड़ा माही ने पहन लिया। बहुत सुंदर लग रही हो, दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। माफ कर देना दीदी, मेरी वजह से आपकी शादी टूट गई, माही ने दुखी होकर कहा। पागल है क्या, माफी की क्या जरूरत है, वैसे भी ये शादी एक डील है, चाहे तेरी हो या मेरी क्या फर्क पड़ता है, दिव्या ने समझाते हुए कहा। फर्क तो पड़ता है ना दीदी, आपने इस शादी को लेकर अब तक जाने कितने सपने संजोए होंगे, मेरी वजह से सब टूट गए। तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये तो किस्मत का खेल है, अब तू ये सब बातें अपने मन से निकाल और जल्दी से रेडी हो जा, दिव्या ने कहा और उसकी चुनरी फिक्स करने लगी। माही उसे देख मन ही मन बोली, मैं जानती हूँ दीदी, आप चाहे कुछ ना कहो, चाहे ऊपर से कितनी भी खुश दिखाओ अपने आप को, लेकिन अंदर से तो तकलीफ हुई ही होगी आपको, आपका दिल तो दुखा ही होगा। आपका दिल दुखाने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। माही अपने ख्यालों में ही थी कि तभी कमरे में अरोड़ा जी आए, उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे। बेटा इन पर साइन कर दो, अरोड़ा जी ने पेपर्स माही के आगे रखते हुए कहा। ये कैसे पेपर्स हैं पापा, माही ने पूछा। दिव्या भी उन्हें सवालिया निगाहों से देखने लगी। अरोड़ा जी बोले, बेटा अपने पापा पर भरोसा है ना। ये सुनकर माही ने आहिस्ता से सिर हिला दिया। तो बिना कुछ पूछे साइन कर दो बेटा, अरोड़ा जी ने कहा तो माही ने बिना वो पेपर्स पढ़े साइन कर दिए। मुझे माफ़ कर देना बेटा, ये शादी के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि कबीर तुम्हारे लिए बिल्कुल सही जीवन साथी साबित होगा और ये अनचाहा बंधन एक दिन जन्म जन्म का बंधन बन जाएगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम हमेशा खुश रहो। जितना मैं कबीर को जान पाया हूँ वो बहुत ही नेक दिल और सुलझा हुआ इंसान है। अरोड़ा जी ने मन ही मन कहा और कमरे से बाहर जाने लगे। फिर दरवाजे पर आकर रुक गए और पलटकर बोले, बेटा मैं लड़कियों को ऊपर भेज रहा हूँ तो माही को घूंघट डलवा कर नीचे भेज देना। तुम समझ रही हो ना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। उन्होंने दिव्या को देखकर कहा तो दिव्या ने आहिस्ता से सिर हिला दिया। अरोड़ा जी चले गए। कुछ देर बाद लड़कियां आई और माही को लेकर चली गई। कबीर की नज़र सीढ़ियों से उतरती माही पर गई। घूंघट की वजह से उसके सिर्फ होंठ ही दिखाई दे रहे थे और होंठों के ठीक नीचे खूबसूरत सा तिल। उस तिल में कबीर मानो खो सा गया। वो माही के खूबसूरत होंठ और तिल को एक टक निहारने लगा। माही को स्टेज पर लाया गया, उसकी जयमाला हुई, उसके बाद शादी, दूसरी रस्में, मंत्र और फेरे पड़ गए।
कबीर ने मंगलसूत्र और सिंदूर पहनाकर माही को अपनी पत्नी बना लिया। विदाई के समय माही का एक आंसू नहीं गिरा। वो ठगी सी सब रस्में होती देखती रही। दिव्या और बुआ जी से मिलने के बाद वो अपने पापा के गले लगी। मैं जानता हूँ बेटा, तुझे यही लग रहा होगा कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरा मन कहता है कि इससे अच्छा रिश्ता तेरे लिए और मिल ही नहीं सकता था। कबीर बहुत अच्छा इंसान है बेटा, उसे आहिस्ता आहिस्ता जानने की और समझने की कोशिश करना। फिर देखना तुम्हारा रिश्ता एक अटूट बंधन बन जाएगा। मेरी ये बात हमेशा ध्यान में रखना बेटा, बहुत ही संयम और समझदारी से काम लेना होगा तुम्हें। अरोरा जी ने माही को समझाते हुए कहा और कबीर के पास आकर हाथ जोड़कर बोले, मेरी बच्ची बहुत मासूम है बेटा, कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। कबीर ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और बोला, मैं ख्याल रखूंगा, आप चिंता ना करें। अरोरा जी ने माही को गाड़ी में बैठाया और गाड़ी चल पड़ी अपने गंतव्य की ओर। माही यही सब सोचती रात भर खिड़की पर ही खड़ी रही। रात से सुबह हो गई। पंछियों का शोर सुबह के होने का इशारा कर रहा था। माही ने आलस में अंगड़ाई ली और अपनी चुंडी उतारकर बिस्तर पर लेट गई। थके होने की वजह से उसे तुरंत ही नींद आ गई। कुछ देर बाद कबीर आहिस्ता से कमरे में आया तो उसकी नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ी चुनरी पर गई। उसने चुनरी उठाई और बेड पर रख दी। उसकी नज़रें बेड पर सो रही माही पर गई। इस समय उसके चेहरे पर बच्चों सी मासूमियत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव उसके पास आया और उसके चेहरे को एकटक देखने लगा। उसकी नज़र उसके होंठों और उसके नीचे के खूबसूरत तिल पर ठहर गई। कबीर हल्का सा झुका और उसके गालों पर आ रही लटों को अपनी उंगलियों से हल्के से पीछे किया। माही नींद में ही कुनमुनाई तो कबीर तुरंत पीछे हो गया। उसने माही को ब्लैंकेट उड़ाया, एसी का टेम्परेचर सेट किया, फिर अलमारी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाहर आया। माही अभी भी सो रही थी। उसने एक नज़र उस पर डाली, फिर अपना सिर झटक कमरे से बाहर आ गया। कबीर कमरे से निकलकर नीचे आया और घर से बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? पीछे से आवाज आई तो बाहर जाते ही उसके कदम ठिठके। उसने पलटकर देखा, उसकी दादी अनुपमा देवी जी खड़ी थी, एक रौबदार महिला जिसके चेहरे पर अपने रुतबे, ऊंचे और अमीर खानदान का घमंड साफ नजर आ रहा था। कुछ पूछा है मैंने कबीर? उन्होंने दोबारा कहा। दादी माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कबीर ने सहजता से कहा। इस समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऑफिस? तुम शायद भूल रहे हो कि कल ही तुम्हारी शादी हुई है। अनुपमा देवी बोली, ओ प्लीज दादी माँ, मैंने कर लिया ना वो जो आपने चाहा। आपके कहने से शादी कर ली ना, तो बस अब इससे आगे मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। कबीर ने खींच कर कहा। कबीर, ये क्या तरीका है अपनी दादी माँ से बात करने का? उन्होंने सख्त आवाज में कहा। सॉरी दादी माँ, कबीर ने सिर झुका लिया। और शादी कर ली बस, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? क्या सिर्फ शादी करने तक ही तुम्हारा रोल है बेटा? तुम्हारी शादी इसलिए नहीं कराई कि शादी के दूसरे दिन ही तुम अपनी पत्नी को छोड़कर ऑफिस चले जाओ। दादी माँ बोली। दादी, आप तो जानते हैं इस शादी की असलियत, तो फिर ये दिखावा किस लिए? आपने जबरदस्ती करके मेरी शादी तो करवा दी, लेकिन अब रिश्ता निभाने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती, कबीर ने कहा और जाने लगा। कबीर, शाम को तुम्हारी पत्नी की मुंह दिखाई की रस्म है और उसमें तुम्हें रहना होगा। दादी माँ पीछे बोलती रही और कबीर बिना कोई जवाब दिए बाहर आ गया और अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस चला गया। अनुपमा देवी वहीं खड़ी देखती रह गई। दादी माँ, महिमा की आवाज़ पर अनुपमा देवी ने उसकी ओर देखा। दादी माँ, आप आइए, नाश्ता कीजिए और कबीर की चिंता मत करिए, वो टाइम से आ जाएगा। महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा तो अनुपमा देवी भी मुस्कुरा दी और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गई। महिमा ने उनके लिए चेयर खींची और आदर के साथ चेयर पर बैठाया और उनके आगे प्लेट रख नाश्ता लगाने लगी। महिमा, तुम्हारी देवरानी उठ गई? अगर नहीं उठी तो जाकर उठाओ उसे और इस घर के तौर तरीके सिखाओ। बताओ उसे कि इस घर में बहुएं कैसे रहती हैं। अनुपमा देवी ने नाश्ता करते हुए कहा। दादी माँ, अगर आप इजाज़त दें तो आपसे एक बात पूछूं? महिमा ने हिचकिचाते हुए कहा। यही ना कि ऐसे शादी की क्या ज़रूरत थी? अनुपमा देवी बोली। जी, महिमा ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि मैं नहीं देख सकती कि मेरा पोता ऐसे ज़िंदगी भर अकेला रहे। वो तो शादी करना ही नहीं चाहता था, इसलिए ज़बरदस्ती करनी पड़ी। पता नहीं शादी के नाम से उसे नफरत क्यों है, और कुछ अरोड़ा जी की मजबूरी भी थी। लेकिन पता नहीं क्यों ऐन वक्त पर दिव्या से शादी ना करने की जिद पकड़ ली इसने, तो माही के लिए मनाया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन हो जाने के बाद। अनुपमा देवी ने कहा और गहरी सांस ली। लेकिन दादी माँ, ये तो माही के साथ गलत हुआ ना? उसने तो कबीर को देखा तक नहीं, बिना जाने बिना समझे एक अजनबी से शादी कर ली उस लड़की ने, अपने पापा के लिए, महिमा ने कहा।
जानती हूँ उसके साथ ये शादी होना गलत है, लेकिन कहीं न कहीं मेरा मन कह रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट की अनचाही शादी है, वो एक दिन अटूट बंधन बन जाएगी। माही को तो मैं इतना नहीं जानती, लेकिन जो लड़की अपने पापा के लिए अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला एक पल में ले सकती है, वो मेरे कबीर को भी बदल सकती है। तुम देखना महिमा, एक दिन ज़रूर आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाएँगे, क्योंकि बुरा तो मेरा कबीर भी नहीं है। अनुपमा देवी ने कहा तो महिमा के साथ साथ अभिनव भी मुस्कुराने लगा। शायद आप ठीक ही कह रही हैं दादी माँ। अभिनव ने भी सहमति जताई और फिर नाश्ता करने लगा। महिमा, जाओ जाकर देखो माही रेडी हुई या नहीं। अनुपमा जी ने कहा तो महिमा ने हाँ में सिर हिला दिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। महिमा ने कमरे के दरवाजे को हल्का खटखटाया। आ जाइए। अंदर से माही की धीमी और प्यारी सी आवाज आई। महिमा ने अंदर आकर देखा तो माही नहाकर रेडी थी, लेकिन उसने लोअर और टी शर्ट पहनी हुई थी। अरे तुम तो नहाकर रेडी भी हो, और मैं सोच रही थी कि थकी होगी इसलिए अब तक सो रही हो। महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा तो माही ने महिमा को नजरें उठाकर देखा। जी, सो तो रही थी, फिर एकदम से नींद खुल गई और टाइम देखकर लगा कहीं देर ना हो जाए, इसलिए नहा भी ली। माही ने धीमे से कहा, लेकिन तुमने ये लोअर और टी शर्ट क्यों पहन ली? महिमा ने पूछा। मतलब? माही ने नासमझी से कहा, मतलब कि तुम नई नवेली दुल्हन हो, इस घर की बहू हो, तो तुम्हें उस हिसाब से ही कपड़े पहनने चाहिए ना। जी मैं समझ गई, लेकिन आप तो जानती हैं कि ये शादी कैसे अचानक हो गई, और मेरे बैग में तो बस जीन्स, स्कर्ट और ड्रेसेस वगैरह हैं, तो मैंने यही पहन लिया। माही ने सिर झुकाकर कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कपड़े अभी आ जाते हैं। वैसे भी दादी माँ ने आने वाली बहू के लिए सारी तैयारी पहले से कर रखी है। ये बोलकर महिमा ने वहीं रखा इंटरकॉम उठाया और किसी को फोन लगाया। कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फोन रख दिया। अभी आ जाएंगे तुम्हारे कपड़े और बाकी का जरूरी सामान, महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर माही ने बस एक नज़र महिमा को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। माही, तुम हमेशा से ही बहुत कम बोलती हो या यहीं आकर चुप हो गई हो? महिमा ने कहा तो माही फिर से महिमा को देखने लगी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे मन की हालत, तुम्हारे अंदर बहुत उथल पुथल मची होगी। जिस तरह से ये शादी हुई है आसान नहीं है, यूं किसी अजनबी को अपना पति एक्सेप्ट कर लेना। हर लड़की के मन में अपने पति को लेकर कुछ सपने होते हैं, लेकिन तुम्हें मैं इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि कबीर से अच्छा जीवन साथी और कोई नहीं हो सकता। बस तुम्हें उन्हें समझने की देर है, उन्हें समझने की कोशिश करो। धीरज और संयम बनाकर रखो तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर हमारे देश में 90% शादियां तो अरेंज मैरिज ही होती हैं। क्या पता साथ रहते रहते तुम दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हो जाए। महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा तो माही उसे हैरानी से देखने लगी। अरे ऐसे क्या देख रही हो? सच कह रही हूँ। दिल का हीरा है मेरा देवर, जो एक बार कोई उसके मन में बस गया तो उस पर जान छिड़कने लगता है, अपनी सबकी परवाह करता है। हाँ, थोड़ा गुस्सैल है, लेकिन दिल का बहुत ही कोमल है। साथ रहोगी तो सब जान जाओगी, और इस घर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो या मन में कोई बात आए तो मुझसे दिल खोलकर बिना किसी झिझक के बात कर सकती हो। मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझो, महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो माही उसके गले लग गई। थैंक यू भाभी, थैंक यू। जब से आई हूँ तब से ही एक अजनबीपन सा लगा मुझे, लेकिन आपको देखकर, आपसे बात करके थोड़ी हिम्मत मिली, माही ने कहा और दो बूंद आंसू गालों पर लुढ़क आए। महिमा प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। उसी समय दरवाजे पर नोक हुआ। अंदर आ जाओ, महिमा ने कहा तो दो लड़कियां अपने दोनों हाथों में खूब सारे सूट और साड़ियां हैंगर स्टैंड में लेकर आए। माही हैरानी से देखने लग गई। एक और लड़की आई जिसके हाथ में मेकअप और कॉस्मेटिक का सारा सामान था। सारा सामान कमरे में रखकर वो लोग चले गए। देखो अब डिसाइड करो कि क्या पहनना है। महिमा ने कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बताइए भाभी कि क्या पहनूं। माही ने कन्फ्यूजन से कहा। ये सुनकर महिमा ने साड़ियों में से एक लाल कलर की साड़ी निकाली और माही पर लगाते हुए बोली, अभी के लिए ये पहनो और शाम के लिए ये वाला लहंगा, शाम को मुंह दिखाई की रस्म है। ये बोलकर महिमा ने एक मैरून कलर का लहंगा भी निकाल कर रख दिया। माही अब भी साड़ी हाथ में लिए खड़ी थी। क्या हुआ, जाओ जल्दी से पहन कर आओ, महिमा ने कहा। मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती, माही ने धीमे से कहा। कोई बात नहीं, लाओ मैं पहना देती हूँ, बाद में सीख लेना, महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा और माही के हाथ से साड़ी लेकर उसे पहनाने लगी। साड़ी पहनने के बाद आईने के सामने खड़ा करके बोली, आज के बाद अपनी मांग कभी खाली मत रखना, हमेशा सिंदूर लगा कर रखना, वरना दादी माँ नाराज हो जाएंगी। वैसे भी एक सुहागन की मांग कभी खाली नहीं होनी चाहिए, समझ गई?
महिमा ने प्यार से कहा। माही ने आहिस्ता से कहा और सिंदूर की डिबिया उठाकर अपनी मांग में सिंदूर भर लिया। कितनी प्यारी लग रही हो, अब लग रही हो नई नवेली दुल्हन। चलो नीचे चलें, महिमा ने कहा और दोनों नीचे आ गई। नीचे दादी माँ को देख माही ने उनके पैर छुए। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। अनुपमा जी ने अपने ही अंदाज में बड़ी खुशी से आशीर्वाद दिया। बहुत सुंदर लग रही हो। दादी माँ ने नजर उतारते हुए कहा, बैठो नाश्ता करो। दादी माँ ने कहा तो माही नाश्ता करने बैठ गई। वो चुपचाप खामोशी से नाश्ता करने लगी। आज शाम को मुंह दिखाई की रस्म है, तुम्हें तो पता ही होगा, दादी माँ ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। जी, माही ने जवाब दिया, तुम्हें रेडी करने के लिए ब्यूटिशियन आ जाएगी। वैसे तो तुम सुंदर ही हो, लेकिन आज शाम तुम्हें बहुत सुंदर लगना है। लोगों को भी तो पता चले कि अनुपमा राजपूत की पोता बहू चांद सी खूबसूरत है। अनुपमा जी ने घमंड से कहा और अपने कमरे में चली गई। महिमा वहीं माही के बगल बैठ नाश्ता करने लगी। माही को चुप देख महिमा ने पूछा, क्या हुआ? दादी माँ के बारे में सोच रही हो? जी। दादी माँ बहुत स्ट्रिक्ट हैं क्या? माही ने कहा। हाँ, थोड़ी सख्त है, लेकिन इतनी भी कठोर नहीं। बस उन्हें अपनी इज्जत, अपना रुतबा, इन सब का कुछ ज्यादा ही ख्याल है। महिमा ने कहा तो माही ने फिर से सिर हिला दिया। दोनों ने नाश्ता किया। अब तुम जाकर आराम करना, वरना शाम की रस्म में थकी थकी सी लगोगी। महिमा ने कहा तो माही फिर से अपने कमरे में आ गई। माही कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई और अपनी साड़ी निकालकर फेंक दी और लेट गई। उसे नींद आ गई। शाम के फंक्शन की सारी तैयारी हो चुकी थी। आस पड़ोस की, नाते रिश्तेदारों से जानने वाली सारी औरतें आई हुई थी। राजपूत विला में अच्छी खासी भीड़ थी। माही को घूंघट डालकर सबके बीच बैठाया गया और एक एक करके उसका चेहरा देख उसे गिफ्ट देने लगे। जो देखता वही कहता, बहू तो बहुत सुंदर लाई हो अनुपमा जी, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। ये सुनकर अनुपमा जी बहुत खुश हुई। आपका पोता कबीर कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा? मिसेज वर्मा ने पूछा। जी अभी आता ही होगा, किसी काम से बाहर गया है, अनुपमा जी बोली। लो, ऐसा भी कौन सा जरूरी काम आ गया कि अपनी ही बीवी की मुंह दिखाई में नहीं आया? मिसेज रावत ने तंज से कहा तो कुछ औरतें मुंह दबाकर हंसने लगी। इस पर अनुपमा जी बोली, वैसे भी मुंह दिखाई में पोते का क्या काम, लेकिन फिर भी वो थोड़ी देर में आ जाएगा। अनुपमा जी ने कहा। तभी उनकी नजर दरवाजे पर गई, जहां से कबीर अंदर ही चला आ रहा था। लो, आ गया मेरा पोता, अनुपमा जी खुशी से बोली तो सभी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराने लगे। मिसेज रावत उसके पास आकर बोली, कबीर बेटा, क्या दुल्हन चुनकर लाया है अपने लिए? बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। ये सुनकर कबीर की नजरें अनायास ही माही की ओर उठ गई। उसने देखा माही सभी औरतों के बीच घूंघट में नजरें झुकाए बैठी है। उसकी झीनी चुनरी से उसका खूबसूरत चेहरा और भी खूबसूरत नजर आ रहा था। कबीर की नजर एक बार फिर उसके होंठ और उसके नीचे काले तिल पर ठहर गई। आप ही की है देवर जी, कमरे में बैठाकर आराम से देख लेना। महिमा की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी और वो झेपते हुए बोला, नहीं भाभी माँ, मैं उसे नहीं, कुछ और देख रहा था। अच्छा, महिमा ने कहा और उसे छेड़ते हुए बोली, अरे जाओ जी देवर जी, ये सब ना हमें मत सिखाओ, हम खूब समझते हैं ऐसी बातों को। ये सुनकर कबीर बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गया और महिमा उसे ऐसे जाता देख मुस्कुराने लगी। कबीर ने कमरे में आकर देखा तो कपड़ों का ढेर लगा था और कॉस्मेटिक्स की सारी चीजें ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी। कबीर झुंझला उठा, उसे अपना कमरा साफ सुथरा रखना पसंद है। अब ये सब भी रहेगा मेरे कमरे में, झेलो, अब ये सब झेलो। कबीर ने खुद से ही कहा और वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर वो भी नीचे आ गया। मुंह दिखाए की रस्म पूरी हुई। कबीर की नजरें बार बार माही पर ही ठहर जाती। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात का कोई जवाब कबीर अपने आप को नहीं दे सका। रात के समय माही अपने कमरे में आई। वो बहुत थक चुकी थी। उसने अपनी चुनरी उतार जमीन पर फेंक दी और अपनी ब्लाउज की डोरी खोल ब्लाउज कुछ ढीला कर लिया। ओ गॉड, अब जाकर सांस आई। पता नहीं ये औरतें कैसे पहन लेती है इतना टाइट ब्लाउज। मेरा तो दम घुट रहा था, और ये हैवी ज्वेलरी कैसे पहन लेती हैं ये सब? माही ने कहा और गले का हाल निकालकर बेड पर रख दिया और अपने झुमके उतारने लगी। उसी समय झटके से दरवाजा खोल कबीर अंदर आया। इस समय माही की पीठ कबीर की ओर थी। दरवाजा खुलते ही माही पलट गई और खुद को दोनों हाथों से कवर कर गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है, किसी के कमरे में ऐसे आ जाता है? और जमीन से अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ लिया। लेकिन पीछे लगे ड्रेसिंग टेबल के आईने से माई की खुली पीठ फिर भी कबीर को साफ नजर आ रही थी। कबीर ने एक नजर आईने में देखा, फिर अपनी नजरें फैली। माही ने उसे गौर से देखा और याद करते हुए बोली, एक मिनट,
अब याद आया तुम वही हो ना जो कल रात भी मेरे कमरे में आए थे। कमाल है, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? ऐसे किसी के कमरे में कैसे जा सकते हो? और स्पेशली मेरे कमरे में बार-बार आने का क्या रीज़न है? और तुम हो कौन, जो ऐसे धड़ल्ले से इस घर में घूम रहे हो? मेहमान हो इस घर के? शादी में आए हो? माही नॉन स्टॉप सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी और कबीर खामोशी से उसे बस देख रहा था। उसे चुप देखकर माही फिर से बोली, "ओह हेलो, कहाँ खो गए? जाओ यहाँ से, चलो निकलो मेरे कमरे से।" माही ने उँगली दिखाकर कहा तो कबीर आहिस्ता-आहिस्ता उसकी ओर बढ़ने लगा। ये देखकर माही घबराते हुए बोली, "अरे तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो? जाओ, देखो मैं शोर मचाऊँगी। अगर तुम्हारे मन में कुछ ऐसा-वैसा आ रहा है ना, तो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। अगर मेरे पति को पता चला ना कि तुम ऐसे रात में मेरे कमरे में आकर मुझे डरा रहे हो, तो तुम्हारी खैर नहीं, छोड़ेंगे नहीं वो तुम्हें, समझे? तो दूर रहो मुझसे, समझे?" ये सुनकर कबीर ने उसे घूरते हुए कहा, "पति? तुम्हारा पति?" "हाँ, मेरे पति यहीं हैं, अभी बुलाती हूँ। इससे पहले कि वो आकर तुम्हारी हड्डी-पसली तोड़ दें, जाओ यहाँ से।" माही अटकते हुए बोली, "कौन है तुम्हारा पति? जानती हो उसे? देखा है कभी? नाम तो पता ही होगा ना अपने पति का। तो बुलाओ।" कबीर ने उसके करीब आकर कहा, "हाँ, हाँ, जानती हूँ ना, कोई भला अपने पति को नहीं जानेगा क्या? कबीर नाम है उनका।" माही ने अपना डर छुपाते हुए कहा, लेकिन उसके मुंह से अपना नाम सुनकर कबीर के दिल में सुकून उतर आया। जैसे उसने दोबारा पूछा, "क्या कहा? क्या नाम है तुम्हारे पति का?" वो फिर से अपना नाम माही के मुंह से सुनना चाहता था। "अरे बोला ना, कबीर, कबीर राजपूत नाम है उनका। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया ना तो बहुत बुरी तरह मारेंगे। बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं ये, मोटे-मोटे डोले-शोले हैं उनके। इसलिए कह रही हूँ, अपनी सलामती चाहते हो तो जाओ यहाँ से।" माही ने कबीर को डराते हुए कहा। माही के चेहरे पर घबराहट से पसीने की बूंदें चमकने लगी। माही की मासूमियत देख कबीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मगर उसने मुस्कान छिपाते हुए कहा, "अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मत बुलाना अपने पति को।" और अपने कमरे से बाहर आकर मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराता देख महिमा, जो अपने कमरे की ओर जा रही थी, उसकी ओर आ गई। "क्या बात है देवर जी, बड़े मुस्कुरा रहे हो? कहीं देवराजनी जी ने कोई जोक तो नहीं सुना दिया?" महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, "जोक? या भाभी माँ, एक्चुअली वो जोक ही था।" कबीर बोला, "मतलब?" महिमा नासमझी के भाव से बोली, "मतलब ये कि मुझे मेरे ही नाम से धमका रही है आपकी प्यारी देवरानी।" कबीर मुस्कुराते हुए बोला, "मैं अब भी नहीं समझी देवर जी।" महिमा बोली, "भाभी माँ, उसने मुझे कमरे से धमकाकर बाहर निकाल दिया, और धमकी में क्या कहा पता है?" कबीर ने कहा तो महिमा ने ना में गर्दन हिला दी। बोल रही थी, "मेरे कमरे से निकल जाओ, नहीं तो मैं अपने पति को बुला लूंगी, तो वो तुम्हें खूब मारेंगे, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे।" कबीर ने मजाकिया लहजे में कहा। "अरे तो बता देते कि जिस पति के नाम की धमकियां वो दे रही है वो तुम ही हो, उसके पति।" महिमा बोली, "नहीं भाभी माँ, मन नहीं किया, बहुत मासूम है वो भाभी माँ, मैं नहीं चाहता कि उसकी मासूमियत खोए।" कबीर ने गंभीरता से कहा, तुम सही कह रहे हो, सच में बहुत मासूम है वो। उसे बहुत ही सँभालना होगा तुम्हें, बहुत सँभाल कर निभा करना होगा।" महिमा बोली तो कबीर फिर से माही की बातों को याद करके मुस्कुराने लगा। कबीर के कमरे से जाते ही माही ने चैन की सांस ली। माही ने अपने कपड़े चेंज किए और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ चूड़ियाँ उतारने लगी। कौन था वो आदमी जो बार-बार मेरे कमरे में आ रहा है और मैं उसे अपने पति के नाम की धमकी दे रही हूँ, जिसे मैंने खुद नहीं देखा? वैसे देखना भी कौन चाहता है? अच्छा, ये जो वो मेरे सामने ना आए तो? उसने आईने में देखकर खुद से ही बोला। चूड़ियाँ उतारकर वो फिर से बिस्तर पर लेट गई और थके होने के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। इधर कबीर भी दूसरे कमरे में माही के बारे में ही सोच रहा था। बार बार उसकी आंखों के आगे माही का मासूम चेहरा आ रहा था। कबीर का मन तो उसके होंठों के नीचे काले तिल में ही अटक कर रह गया था। कितनी मासूम है वो लड़की, मुझे मेरे ही नाम से धमका रही है। जिस पति को उसने अब तक देखा तक नहीं, उसी के नाम की धमकियां दे रही है। चलो, कम से कम इतनी इज्जत तो है उसके मन में मेरे लिए, वरना जिस तरह से शादी हुई है उससे तो मुझे लगा कि कहीं मुझसे नाराज ना हो। लेकिन है बहुत ही खूबसूरत, उसका चेहरा सीधा इन नज़रों से होते हुए दिल में उतरता है। ना चाहते हुए भी उसकी ओर खिंच रहा हूं मैं। कबीर ने खुद से ही कहा, फिर अपना सिर झटक कर बोला, "ये तू क्या सोच रहा है कबीर? मत भूल, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की शादी है, और सबसे बड़ी बात, वो अभी बहुत छोटी और मासूम है।" कबीर भी बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह राजपूत विला में फिर से चहल पहल शुरू हो गई। कबीर की नींद खुली, उसने घड़ी में टाइम देखा, सुबह के 6 बज रहे थे। कबीर वहां से सीधा अपने कमरे में चला आया। कमरे में आकर उसने देखा माही खुद में ही सिमटे बेफिक्र सी सोई हुई है।
उसने एक नज़र माही को देखा, फिर अपने कपड़े चेंज कर अपने कमरे में ही लगकर पीछे की तरफ बने जिम में चला गया। कबीर का कमरा इस हवेली का सबसे आलीशान कमरा था। कबीर अपनी प्राइवेसी का खास ख्याल रखता था, इसलिए उसने अपने कमरे से ही अटैच उसका पर्सनल जिम और स्टडी रूम भी बनाया था। साथ ही स्विमिंग पूल भी। कबीर ने लगभग 1.5 घंटे तक एक्सरसाइज की और फिर से अपने कमरे में आ गया। माही अभी भी घोड़े बेचकर सो रही थी। उसका ब्लैंकेट जमीन पर गिरा हुआ था और वो अपने घुटने अपने पेट से लगाए सिमट कर सोई हुई थी। कबीर उसके पास आया और माही को देखने लगा। उसने बनी प्रिंट का पिंक कलर का नाइट सूट, लोअर और टी शर्ट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। कबीर उसे देख हल्का सा मुस्कुराया और जमीन से ब्लैंकेट उठाकर उसे अच्छे से ओढ़ा दिया। कबीर ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद कबीर रेडी होकर बाहर आया और सोई हुई माही को एक नज़र देख कमरे से बाहर आ गया। कबीर नीचे आया तो उसे माही माँ डाइनिंग टेबल के पास मिल गई। गुड मॉर्निंग भाभी माँ, कबीर ने चेयर पर बैठते हुए कहा। गुड मॉर्निंग देवर जी, क्या बात है आज बड़े चेक रहे हो? महिमा ने छेड़ते हुए कहा। ओ भाभी माँ प्लीज मजाक नहीं, कबीर बोला। क्या देवर जी, अच्छा ये बताइए देवरानी जी से ये आंख मिचौली का खेल कब तक खेलेंगे आप? महिमा ने पूछा। मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि कब बता रहे हैं उसे कि आप ही उसके पति हैं? क्या बताऊं भाभी माँ, ये बोलूं हेलो मैडम मैं ही आपका पति हूँ, और फिर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर वो कमरे को एक बार ध्यान से देख ले तो। कबीर झुंझलाते हुए बोला। ठीक कह रहे हो कबीर, बेड के पीछे वाली दीवार पर ही तुम्हारी तस्वीर है और फिर साइड टेबल पर, लेकिन लगता है माही ने अब तक ध्यान से कमरा देखा ही नहीं। महिमा ने कहा, हाँ जब भी जाता हूँ सोती हुई मिलती है और अगर जाग रही होगी तो कमरे से भगा देती है। कबीर बोला तो महिमा मुस्कुराती। अब तुम उसके सोने के समय ही जाते हो कमरे में, तो इसमें उसकी क्या गलती? उसके सोने के बाद और जागने से पहले ही अपने कमरे से होकर आ जाते हो। हाँ तो वो भी ऐसे बेफिक्री से घोड़े बेचकर सोती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कौन कमरे में आया और कौन गया। बच्ची है अभी, इतनी समझ नहीं है, और फिर 2 दिन से रस्मों की वजह से थकी होगी। धीरे धीरे सब समझ जाएगी, लेकिन पहले उसे खुद से मिलवाओ तो सही। महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। देखते हैं और कितने दिन मैडम मुझसे अजनबी बनकर रहती हैं। कबीर ने कहा। फिर महिमा को देख बोला, अच्छा भाभी माँ मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। नाश्ता तो अभी नहीं बना कबीर। वाट, नाश्ता नहीं बना अभी? वो क्यों? कबीर हैरानी से बोला। वो इसलिए क्योंकि महिमा पूरी बात करती उसके पहले दादी माँ ने पीछे से कहा, क्योंकि आज इस घर की नई बहू की पहली रसोई की रस्म में। कबीर ने पलटकर देखा तो दादी माँ उन्हीं की ओर आ रही थी। गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग बेटा, दादी माँ पास आकर चेयर पर बैठते हुए बोली। महिमा जाओ जाकर देखो माही उठी या नहीं, आज उसकी पहली रसोई है, भगवान को उसके हाथों से ही भोग लगेगा। दादी माँ ने कहा। ओके दादी माँ, आप लोग अपनी रस्में करो, मैं तो चला ऑफिस, मेरी एक मीटिंग है आज, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा, कबीर ने चेयर से उठकर कहा और जाने लगा। कबीर आज तुम्हारी बीवी की पहली रसोई की रस्म है, तो जो बनेगा वो तुम्हें भी खाना होगा। दादी माँ ने सख्ती से कहा। ओहो दादी माँ, अब ये क्या है? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ बनाना आता होगा, हॉस्टल में रहती थी वो। पहले पूछ तो लो कि बनाना आता भी है या नहीं, कबीर ने झुंझलाते हुए कहा। कबीर, दादी माँ ने आंखें दिखा दी तो कबीर बेमन से सिर नीचे किए बैठ गया। दादी माँ ने महिमा को जाने का इशारा किया तो महिमा ने हल्के से सिर हिलाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ी ही थी कि ऊपर देख उसके कदम वहीं रुक गए। महिमा को वैसे ऊपर देखता देख उसकी नजरें ही उस ओर चली गई तो देखा माही ऑरेंज कलर की शिफॉन साड़ी पहने खड़ी थी, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी और हाथों में भरी चूड़ियां। बिल्कुल नई लवेली दुल्हन की तरह रेडी होकर वो नीचे ही आ रही थी। कबीर तो एकटक उसे देख रहा था और दादी माँ उसे देख मुस्कुराते हुए उसकी नजर उतारने लगी। माई सबको ऐसे देख हिचकिचाते हुए नीचे आई। उसने सबसे पहले दादी माँ के पैर छुए। दादी माँ ने खुश होते हुए अपने ही अंदाज में आशीर्वाद दिया। कबीर की नजर भी उसी पर थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों आगे जाकर क्या रंग लेगी ये कहानी जानने के लिए बने रहिए।